हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आवाज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण कैसे करते हैं और किस प्रकार वो भारत में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप पार्ट फर्स्ट देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्या तो आप सीधे प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। प्ले लिस्ट पर हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पूरा वीडियो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। और अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब के बगल में घंटे का बटन जरूर दबाएं, इससे आने वाले हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी जब पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लेता है तो ये क्या करता है कि पूरे उत्तर भारत को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप कर और ये चला जाता है गजनी, जहाँ से ये आया रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे हम थोड़ा। देखिए, जब मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना पूरा विरासत देकर चला जाता है, तो जब वहाँ जाता है गजनी, तो 1206 ईस्वी में इसका कोई मर्डर कर देता है। किसका? मोहम्मद गौरी का। और जब इसका मर्डर हो जाता है तो फिर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक सोचता है कि अब ये पूरी सत्ता अगर मेरे हाथ में है तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं इसको चलाऊं। तो ये क्या करता है कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, यानी कि ये अपना जो दरबार लगाता है वो दिल्ली में लगाता है। ठीक है, और दिल्ली में ये लगाता है अपनी दरबार। अब क्या होता है कि जब दिल्ली में इसकी दरबार लग जाती है तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा वंश क्या करता है? दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। जब इसका वंश खत्म होता है तो दूसरा वंश आता है। इस प्रकार बहुत सारे वंश दिल्ली सल्तनत पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर कई वंश शासन करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1206 से लेकर के 1226 तक। क्यों? क्योंकि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और मुगल वंश तक चला था 1526 ईस्वी में, और इसी पीरियड को बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, अब एक बार देखेंगे कि कौन कौन से वंश शासन करते हैं। तो इस पर शासन करते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जो सबसे पहले शासन करते हैं वो शासन करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश, उसी को बोलते हैं गुलाम वंश। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हर वंश के डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले इन वंशों के संस्थापक, ये वंश और इन वंशों के संस्थापक को याद करने का मैं एक ट्रिकी वीडियो बनाया हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो जो पहला वंश शासन करता है वो गुलाम वंश शासन करता है। और गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1206 से 1290 तक। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि गुलाम वंश में अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ही करता है। और कब करता है? 1206 में करता है। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ठीक है, और इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था। तो जो ये क्या था? जो एक तुर्क था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसने दिल्ली में दरबार तो लगाई। अब दिल्ली में दरबार लगाया तो आवश्यकता हुई कैपिटल बनाने की, यानी राजधानी बनाने की। इसने राजधानी भी बनाया। इसने उत्तर भारत में अपनी राजधानी बनाई लाहौर को। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि ये बहुत सारा काम करता है दिल्ली में। इससे कुछ काम उसको देख लेते हैं। ये अजमेर में एक सरस्वती जी की मूर्ति रहती है। अजमेर में सरस्वती जी की मूर्ति रहती है और वो मूर्ति को तोड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा देता है। ठीक है, अजमेर में सरस्वती जी की मूर्ति को तोड़वाता है और 2.5 दिन की झोपड़ा बनवाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दिल्ली में ये थोड़ा बहुत और काम करवाता है। दिल्ली में एक मस्जिद बनवाया था, उस मस्जिद का नाम है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इसने दिल्ली में क्या बनाया था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। ठीक है, और ये दिल्ली में एक काम और कर रहा था, लेकिन वो काम जब कर रहा था तो उसी बीच में इसका डेथ हो गया था। ये क्या किया था? इसने एक कुतुब मीनार बनवा रहा था ये, और कुतुब मीनार का न्यू ईयर रखवा दिया था, एक मंजिला बनवाया था, उसी बीच में इसका डेथ हो गया था। ठीक है, तो दिल्ली में कुतुब मीनार की जो न्यू रखी थी वो इसी ने रखी थी, जिसका एक मंजिला इसने बनवाया था। ठीक है, तो एग्जाम पूछे कि कुतुब मीनार का न्यू किसने रखा, तो कहेंगे आप कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूरा इसने नहीं करवाया था, पूरा करवाया था वो क्या नाम है उसका? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है,
और अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दानी आदमी था, ये लोगों को दान करता था। इसी कारण इसको दानवीर कहते हैं, या इसी को लाख बख्श भी कहते हैं, लाख बख्श के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करता है, इसकी मृत्यु कैसे होती है, तो ये बेचारा 1210 ईस्वी में ना कहीं चौगान खेलता है। चौगान एक खेल है जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। तो ये 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब क्या होता है, अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो ये आता है 1206 में, और 1210 में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 तक रहता है। ठीक, अब क्या होता है कि कुतुबुद्दीन का एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है आराम शाह। वो आराम शाह बिल्कुल नाकामयाब लड़का रहता है, बिल्कुल उसके अंदर कोई गुण ही नहीं होता है। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी रहता है वो आराम शाह था, जो अयोग्य था। ठीक है, अब क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका एक दामाद था। वो दामाद बदायूं में शासन कर रहा था उस समय। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा और जब देखा कि आराम शाह के शासन कर रहा है जो बिल्कुल बर्बाद है, तो इसने क्या किया कि आराम शाह का मर्डर कर दिया, और मर्डर करके ये गद्दी पे बैठ गया। कौन? इल्तुतमिश। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या दामाद था। ठीक है, जिसको इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में मार कर दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। ठीक, अब क्या होता है, अच्छा ये कौन था, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ठीक, जो एक क्या था, जो एक इल्मी तुर्क था, या कैसे इलवरी तुर्क था, इल्मी या इलवरी, जो एक इलवरी क्या था, तुर्क था। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ तुर्क था, लेकिन ये इलवरी तुर्क है। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। हाँ, अभी मैंने बताया कि ऐबक के मरने के पहले इल्तुतमिश बदायूं का क्या था, गवर्नर था, वहाँ का शासक था। ठीक, अब अगर आपको बात करें तो कुतुबुद्दीन से ज़्यादा काम इल्तुतमिश ने दिल्ली में करा था, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन जब पूछे वास्तविक संस्थापक तो वो है कौन, इल्तुतमिश। तो देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसने एक छोटा सा काम करा था। इसने क्या किया था, इसने राजधानी लाहौर से हटा दिया था, क्योंकि लाहौर दूर पड़ता था दिल्ली से, इसलिए इस राजधानी को हटा करके क्या किया, राजधानी इसने दिल्ली कर दी। ठीक, तो ये भी इसने एक महत्वपूर्ण काम किया। और यूँ कह लें तो ये काम किया था, ये कुतुब मीनार को बनाया था, उसके बारे में यहाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो कुतुब मीनार का पूरा काम था वो इसने करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग स्कूल चलाते हैं, तो स्कूल चलाने के लिए हम लोगों को मान्यता लेनी पड़ती है। वैसे ही अगर आप सुल्तान हो तो सुल्तान बनने के लिए आपको मान्यता लेनी पड़ती थी। ठीक, तो ये एक ऐसा शासक था जिसने मान्यता लिया था। तो ऐसा भी एग्जाम परीक्षा में पूछता है। देखिए, इल्तुतमिश एक पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक, चलते आगे देख लेते हैं। देखिए, इल्तुतमिश अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इसने एक तुर्कान ये चियलगानी एक प्रथा चलाई थी। ये क्या थी, तो इसको देख लेते हैं। इसने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए तुर्कान ये चियलगानी का गठन किया, जिसमें 40 तुर्क सरदार थे, और ये उन्हीं तुर्क सरदारों को अपने साथ लिए रहता था जो इसकी रक्षा करते थे, और इसी को बोलते हैं तुर्कान ये चियलगानी। ठीक है, इसने कुछ काम और भी किए। इसमें इसका एक काम था, इसने एक अंतरकीन का दरवाज़ा बनाया था अपने नगर में, दिल्ली में, जिससे इंस्पायर होकर के अकबर ने एक फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ठीक है, तो अंतरकीन के दरवाजे से इंस्पायर होकर के अकबर ने क्या बनाया, बुलंद दरवाज़ा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसने नगर में अंतरकीन का दरवाज़ा बनवाया, और इसी से प्रेरित होकर अकबर ने फतेहपुर सिकरी में, कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। ठीक, चलते आगे देखते हैं। इसने कुछ काम और किया। इसने इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली का मतलब कि अगर नौकर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको सैलरी ना दिया जाए, और सैलरी के बदौलत उसको कुछ ज़मीन दे दिया जाए, इसी को बोलते हैं इक्ता प्रणाली। इसने एक प्रणाली और चलाई, इसको बोलते हैं तुर्क ये इलाही प्रणाली। ठीक है, तो ये भी चलाई। अब क्या होता है कि बेचारे की मृत्यु हो जाती है 1236 में, और मृत्यु के पहले ये एक प्रस्ताव पारित करता है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो क्या बने, शासक बने। देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 में। अपने मृत्यु के समय इल्तुतमिश ने बताया, इस वंश का अगला शासक मेरी बेटी
रजिया सुल्तान होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये 1211 में आया था और 1236 में क्या हुआ, इसका डेथ हो गया। यानी इसका जो शासनकाल था वो 1211 से 1236 तक रहा। अब ये मरता है और इसके मरने के बाद रजिया सुल्तान क्या करती है, दिल्ली का बनती है शासक। और ये पहली मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली का शासक बनी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने सत्ता का बागडोर संभाला। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इसके हाथ में सत्ता लगा तो इसने प्रदा प्रथा का त्याग किया, और त्यागना जरूरी भी था। इसने प्रदा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह दरबार में जाने लगी। ये बात वहाँ के जो मर्द थे उनको पसंद नहीं थी। चाहे सी बात है, मर्दों के सामने अगर महिलाएं शासन करें तो मर्दों को ये बात पसंद नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, रजिया प्रदा प्रथा त्याग कर दरबार में पुरुषों की तरह जाने लगी, जो बात वहाँ के मर्दों को पसंद नहीं थी। मतलब वहाँ के मर्द खुश नहीं थे इससे। ठीक है, फिर क्या होता है, एक छोटा सा गलत काम और करती है। ये एक आदमी को उच्च पद पे घुड़सवार बना देती है, एक उच्च पद पे बैठाती है। उसका नाम रहता है याकूत। रजिया याकूत को उच्च पद पे नियुक्त करती है, और लोग इसलिए इसके खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि याकूत दूसरी बिरादरी का रहता है, दूसरी बिरादरी का था याकूत। इसी कारण वहाँ के लोग पूरी तरीके से रजिया के खिलाफ हो जाते हैं। पहले तो थे ही, फिर और खिलाफ हो गए। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से क्या होते हैं, रजिया के खिलाफ हो जाते हैं। फिर बाद में रजिया एक युद्ध करती है अल्तुनिया से, और उस युद्ध में क्या होती है, रजिया हार जाती है। देखिए, रजिया सुल्तान युद्ध में अल्तुनिया से पराजित हो जाती है, और बाद में फिर क्या होता है कि अल्तुनिया से शादी कर लेती है, और फिर बाद में ये क्या करती है, अल्तुनिया से शादी कर लेती है। ठीक, अब क्या होता है कि शादी उदी हो जाती है इसकी। फिर ये कहीं जाती है तो कैथल नामक स्थान पर जब पहुँचती है तो डाकू इसका मर्डर कर देते हैं, इसको मार देते हैं। कुछ डाकू रहते हैं, डाकू के अपने ही लोग रहते हैं जो मिले जुले रहते हैं, इसको मरवा देते हैं। ठीक है, तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं ने इसको कैथल नामक स्थान पर रजिया की हत्या कर दी। तो ये 13 अक्टूबर यहाँ पे है, कहीं कहीं 14 अक्टूबर भी दिया रहता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें रजिया के शासनकाल का, तो ये भी बहुत कम शासन की थी। 36 में आई थी और 40 में मर गई थी। ठीक है, तो ये रहा रजिया का शासनकाल। ठीक है, अब बात करते हैं, रजिया के बाद भी बहुत सारे लोग आए दिल्ली सल्तनत पे शासन किए, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं थे, सब अयोग्य थे। ठीक है, उसी में इल्तुतमिश का एक गुलाम था, उसका नाम था बलवन। बलवन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। तो उसने बहुत सारी साजिश रची अपने आप को गद्दी पे बैठाने के लिए। उसने ऐसा कर भी लिया, सबको हटा के रास्ते से खुद गद्दी पे बैठ गया, और बैठा कब, 1266 में। 40 से 66 के बीच बहुत सारे लोग शासन किए, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो 1266 से लेकर 66 में कौन आया, बलवन आया, और बलवन क्या किया, गद्दी पर बैठा। और बलवन कौन था, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बलवन एक इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था। ठीक है, उस समय मंगोल के लोग दिल्ली पे बहुत आक्रमण करते थे, और बलवन बहुत ही पावरफुल था। ये उस आक्रमण से हमेशा दिल्ली की रक्षा करता था। ठीक है, देखिए, मंगोलों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण से दिल्ली को रक्षा करने में हमेशा क्या रहता था, ये सफल रहता था। ठीक है, इसने क्या किया, चूंकि ये इल्तुतमिश का गुलाम था, इसलिए इसने अपने मालिक के सारे नियम कायदे को रद्द कर दिया। इसके मालिक इल्तुतमिश ने क्या चलाया था, तुर्कान ये चियलगानी, उसको इसने क्या किया, नष्ट कर दिया। एकता प्रणाली को भी क्या किया, इसने नष्ट कर दिया। तुर्क ये इलाई को भी इसने क्या किया, नष्ट कर दिया। मतलब उसके सारे सिस्टम को इसने क्या किया, नष्ट कर दिया। ठीक है, और इसने देखिए इतना चूतिया क्या कह सकते हैं, ये बहुत अपने आप को भगवान समझता था। इसने कुछ प्रथा चलाई राज दरबार में, इसने सिजदा और पयोस प्रथा चलाई, प्रथा की शुरुआत की। अब जानते हैं आप ये सिजदा क्या है। सिजदा का मतलब ये होता है कि आप राजा के सामने अपने घुटने टेक करके सर झुकाओ, ये सिजदा प्रथा है। और पयोस प्रथा क्या है कि राजा का आके शरण चूमो, ये सिजदा और पयोस प्रथा है। कितना घमंड था इसके अंदर। ठीक है, इसने एक काम बहुत अच्छा किया था जो अभी भी चल रहा है। इसने नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। नवरोज उत्सव का मतलब होता है कि पारसी कैलेंडर में, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि नया साल आता है, नव वर्ष आता है, इसको हम लोग कहते हैं 21 जनवरी, सॉरी 21 नहीं, 1 जनवरी को हम लोग क्या नया साल मनाते हैं। वैसे ही उसके कैलेंडर के अनुसार वो भी नया साल मनाता था, उसी को बोलते हैं नवरोज। और नवरोज के दिन वो कहा कि उत्सव मनाया जाए, जब नया साल आए तो उसको उत्सव के रूप में मनाया जाए, इसी उत्सव को बोलते हैं नवरोज उत्सव। इसकी शुरुआत किसने की, गयासुद्दीन बलवन ने की। ठीक है, इसने एक बहुत खतरनाक नियम चलाया था, लौ एवं रक्त नीति।
अपने विरोधियों के लिए इसने लव एवं रक्त नीति चलाई। अब ये लव एवं रक्त नीति क्या है? तो लव और रक्त नीति का मतलब होता है कि जो इसके विरोधी रहते हैं उसको मार दिया जाए, पूरी तरीके से मार दिया जाए, और उसके जो बीबी बच्चे जो उसके गुलाम उलाम है सबको अपना गुलाम बना लिया जाए, मतलब उसके बीबी बच्चों को सबको अपना गुलाम बना लिया जाए। इसी गुलाम को बोलते हैं लव एवं रक्त नीति। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो इसके दरबार में 2 विद्वान रहते हैं पारसी भाषा के। देखिए, इसके दरबार में पारसी भाषा के 2 विद्वान रहते थे। एक का नाम था अमीर खुसरो, दूसरे का नाम था अमीर हसन। अमीर खुसरो, अमीर हसन, तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बगल में एक मंदिर है और वहाँ से इसमें वहाँ पे वो माइक लगा हुआ है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चलते आगे देखते हैं। इसके बाद बलवन की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बलवन की मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं, जिसमें गुलाम वंश का जो अंतिम शासक होता है वो रहता है शंभुद्दीन कैमूर्स। देखिए यहाँ पे गुलाम वंश का अंतिम शासक शंभुद्दीन कैमूर्स रहता है, जो बहुत ही कमज़ोर रहता है। ठीक है, और फिर क्या करता है खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, इसका मर्डर करके वो गद्दी पे बैठ जाता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी जब इसका मर्डर करता है तो वो अपने वंश की शुरुआत करता है, उसको बोलते हैं खिलजी वंश। अब स्टार्ट होती है खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश को पढ़ेंगे पार्ट 3 में। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपने फील्ड में अच्छे से काम कर पाता हूँ। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।